आज हम कक्षा 10 का रसायन विज्ञान पार्ट 4 केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपको बताया गया था रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में वियोजन अपक्रिया और अपघटन अपक्रिया के बारे में। अब इसके बाद से रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में हम पढ़ेंगे उभय अपघटन अपक्रिया। उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो इसका डिफिनीशन होता है कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में यौगिकों के जो आयन होते हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो रासायनिक अपक्रिया होता है उसको हम बोलते हैं उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि बेरियम क्लोराइड के विलयन में जब हम सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो इसके जो आयन जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और बदलने के बाद से बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये बेरियम जो क्लोराइड लिखा है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। दो आयन होते हैं, ये भी प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो इसके जो आयन्स होते हैं परस्पर क्या होते हैं, बदल जाएंगे। अब ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एक नया यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार नीचे एक एग्जाम्पल आपका दिया गया है, सिल्वर नाइट्रेट का दिया गया है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम सोडियम क्लोराइड के विलयन को मध्य अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब इसमें जो इसके जो आयन होंगे आपस में बदल जाएंगे, सिल्वर क्लोरीन के साथ हो जाएगा और नाइट्रेट जो होगा सोडियम के साथ हो जाएगा, तो सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, यहाँ से सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। तो इसमें भी आपके दो आयन हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है ना। इस तरीके से आपका रासायनिक अपक्रिया आयनों के परस्पर बदल जाने से पूरा हो जाता है। और ये जो आपकी रासायनिक जो अपक्रिया होता है ये होता है उभय अपघटन अपक्रिया होता है। तो उभय अपघटन अपक्रिया के बारे में आप समझिए कि उभय अपघटन अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, जिसके आयन क्या होते हैं, परस्पर बदल कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक। अब इसके बाद से आता है उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अपक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं। उदासीनीकरण जो अपक्रिया होता है, ऐसे जो अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार परस्पर संयोग करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे जो अपक्रिया होता है उसको उदासीनीकरण अपक्रिया आप कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखें, ऐसे अपक्रिया जो जिनमें एक अम्ल और एक क्षार के बीच उभय अपघटन की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो ऐसे क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये है, जब अम्ल है और प्लस क्षार है, ठीक, जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो लवण प्लस क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हमारे पास अम्ल है H प्लस A माइनस, H आयन है तो ये अम्ल हो गया, प्लस B प्लस OH आयन तो ये क्षार होता है, OH आयन है इसमें। ये दोनों क्रिया करेंगे तो यह AB आपस में संयोग करेगा तो ये बना लेगा आपका, ये माइनस है, ये बनाएगा आपका B, ये बनाएगा प्लस माइनस। ठीक है, यानी ये लवण हो जाएगा आपका। ठीक। और ये जो OH है और ये जो H है ये आपस में क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, जल बना लेगा, H2O बना लेगा। ठीक। तो इस प्रकार जब अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करेंगे
तो उभय अपघटन की क्रिया से ही क्या होते हैं, लवण और जल का निर्माण होते हैं। ऐसे जो अपक्रिया होता है उसी को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे कुछ अपक्रियाएँ इस प्रकार लिखी गई हैं, जैसे यह अम्ल है, यह अम्ल है, ये आपका अम्ल है, ठीक है। और इसके बाद से ये आपका क्या है, क्षार है। इसमें हाइड्रोक्साइड आयन दिख रहा है आपका, ये क्षार होता है, ठीक है ना। और ये आपका OH आयन दिख रहा है हाइड्रोजन आयन के लिए, तो ये भी आपका क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल के लिए ये होता है, और क्षार के लिए हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH, ठीक है। अब यह जब आपस में अब क्रिया करेंगे तो लवण, ये लवण है, और उसके बाद से ये जल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या होते हैं, आयंस बदल जाते हैं अपना। यहाँ पे देखिए ये प्लस है, माइनस है, ये प्लस है और माइनस है, तो यह इसके साथ आ जाता है और ये इसके साथ आ जाता है, तो यहाँ पे आपके लवण और जल का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट और जल बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट और जल बनता है। तो ये जो आपका अभिक्रिया लिखा गया है यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें लवण और जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं मंद और तथा तीव्र अभिक्रिया के बारे में। मंद और तीव्र अभिक्रिया क्या होता है, तो आप लोग मंद और तीव्र से ही जान जाएंगे कि यह इसका कहने का सेंस क्या होता है। मंद मतलब अभिक्रिया धीरा हो, तीव्र का मतलब अभिक्रिया तेज हो। तो सबसे पहले हम लोग मंद अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए मंद अभिक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि मंद अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जैसे कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनको पूरा होने में बहुत अधिक समय तक लगता है। जैसे लोहे की वस्तु होती है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है वायु की नमी की उपस्थिति में, तो वो उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है ना। अब कोई लोहा है उसको पूर्ण रूप से जंग में बदलने में, ठीक है, क्या होते हैं, अनेकों वर्ष लग सकते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको बोलते हैं मंद अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा गया है कि एसिटिक अम्ल है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, यहाँ पे लिखा गया है जब हम एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है यहाँ पे और जल बनता है। ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, इस अभिक्रिया को कराने में काफ़ी समय लगता है, ठीक है ना। इसलिए इस अभिक्रिया को थोड़ा सा फास्ट कराने के लिए इसमें हम उत्प्रेरक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। लेकिन तभी अब यह अभिक्रिया का मंद अभिक्रिया के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि यह अभिक्रिया कराने में थोड़ा काफ़ी समय लगता है। इसके बाद से आपका दूसरा जो एग्जाम्पल है पोटेशियम क्लोरेट है। जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। ये भी जो आपका अभिक्रिया है इसको भी कराने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इसको कह सकते हैं कि यह मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आपका आता है। तीसरा एक और एग्जाम्पल है कि अभी इसके पहले आपको बता रहे थे कि लोहे के बारे में, जब लोहा को जब हम नम वायु में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उस पर जंग लगने लगता है, ठीक है ना। नम वायु मतलब उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति भी होगा और नम का मतलब उसमें जल का भी उपस्थिति होगा। इसलिए आयरन, ऑक्सीजन और जल जब ये तीनों आपस में अब क्रिया करते हैं तो ये तीनों जब क्रिया करेंगे तो वह किस रूप में चेंज हो जाएंगे, जंग के रूप में चेंज हो जाएंगे, और उस लोहे पर लाल भूरा जो रंग होता है उस कलर का रंग आ जाता है, तो हम कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया। लोहे पर जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं,
ठीक है ना, पॉलिश कर देते हैं तो लोहे पर जंग नहीं लगता है। अब यहाँ पे यह जो क्रिया है ये कंप्लीट नहीं है, इसको कंप्लीट करते हैं तो 2Fe2O3 और 3H2O, ये हो जाएगा आपका 2Fe2O3.3H2O, ये हो जाएगा आयरन ऑक्साइड ट्राईहाइड्राइड, ठीक है ना, ट्राईहाइड्रेट, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा। यह जो होता है यही आपका जंग लाल भूरा रंग उस पर लोहे पर लग जाता है, इसका नाम क्या है, आयरन ऑक्साइड ट्राईहाइड्राइटेट, ठीक है ना, ट्राईहाइड्राइटेट इसका नाम हो जाएगा। अब इसके बाद से आपका आता है तीव्र अपक्रिया के बारे में। तीव्र अपक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि तीव्र अपक्रिया क्या होता है। तीव्र अपक्रिया होता है जो कम समय में अपनी अपक्रियाओं को क्या करता है, पूरा कर लेता है, ठीक है ना। जैसे इसमें आपको बताया गया एक एग्जाम्पल है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम सोडियम क्लोराइड के विलयन को डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक तत्काल क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है, ठीक है ना। और ये जो लगभग जो क्रिया होती है बहुत कम समय में ही संपन्न हो जाती है और ये आयनों के बीच ये क्रियाएं होती है, जैसे यहाँ प्लस माइनस होता है, इसमें भी आपका प्लस माइनस है, प्लस माइनस, ठीक है। तो ये जो अब क्रिया जो होता है बहुत कम समय में ही पूरा हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच जब हम अपक्रिया कराते हैं तो ये भी जब आपस में अपक्रिया करता है तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये जो अपक्रिया होती है काफ़ी तीव्र होती है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें अम्ल में जो हाइड्रोजन जो आयन और जो क्षार में जो हाइड्रोक्साइड आयन के बीच की यह क्या होता है, अपक्रिया होता है, ठीक है। तो ये जो अपक्रिया जो आयनों के बीच होता है तो इन्हें हम आयनिक अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। आ रहा बात समझ में। तो ये जो आपकी अपक्रिया है यह तीव्र अपक्रिया है। तीव्र अपक्रिया का मतलब होता ही है कि जो अपक्रिया बहुत कम ही समय में संपन्न हो जाए, ऐसे जो अपक्रिया होती है वो तीव्र अपक्रिया होती है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होता है। यानी जिन रासायनिक अपक्रियाओं में ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे रासायनिक अपक्रिया होता है जब उसमें हम उसका रासायनिक अपक्रिया कराते हैं तो उसमें ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है ना। अब जैसे आपके पास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब परस्पर संयोग करते हैं तो वो अमोनिया बनाते हैं। अब ये जो अमोनिया का जो निर्माण होता है इसमें काफ़ी ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं अमोनिया का जो भी रासायनिक विधि के द्वारा हम उसको बनाते हैं तो उसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। तो अमोनिया का बनना एक प्रकार का क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। इसमें कितना ऊर्जा बाहर निकलता है, 92 किलो जूल ऊर्जा क्या होता है, बाहर निकलता है अमोनिया को बनाने में, ठीक है ना। तो जैसे ये होता है कि जो भी हमारा सिस्टम होता है वो सर्वाधिक क्या होता है, अस्थायी तब होते हैं जब उसमें निहित ऊर्जा न्यूनतम हो जाती है, जो उसकी एनर्जी जो होता है वह न्यूनतम हो जाती है। और जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं अभिकारक के तौर पे वो निम्न ऊर्जा स्तर प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है।
इस प्रवृत्ति के कारण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और अधिकांश जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। वह जो ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है, और कुछ ऊर्जाएं अवशोषित होती हैं, ठीक है ना। तो ये ऊर्जा ऊष्मा का एक रूप होता है, और इसी ऊर्जा परिवर्तन के आधार पर ही इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो अभी इसके पहले आपको ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का डिफिनीशन बताया गया कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया आपका क्या होता है, ठीक है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में यानी जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, अगर उसमें ऊर्जा मुक्त यानी बाहर होती है, तो वो आपका होता है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे अमोनिया जो होता है, अमोनिया का बनना एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। उसी प्रकार जैसे कार्बन को अगर वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये भी आपका एक प्रकार का क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है, और इसमें 393.5 किलो जूल ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। तो अधिकांश जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ऊष्माक्षेपी ही होती है। इन अभिक्रिया जो भी रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं, तो उसमें जो अभिकारक की जो ऊर्जा जो होता है उत्पाद के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। इसके बाद से आपका आता है ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है। ऊष्माशोषी अपक्रिया के बारे में देखेंगे कि ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जिस प्रकार ऊर्जा मुक्त होती है, उसी प्रकार यहाँ पे ऊष्माशोषी अपक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा अवशोषित होती है। यहाँ पे ऊर्जा क्या अवशोषित होती है। जैसे इसके पहले आपको बताया गया कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं में अधिकांश जैसे रासायनिक जो अभिक्रिया होता है उसमें कुछ ऊर्जाएं मुक्त होती हैं, कुछ ऊर्जाएं अवशोषित होती हैं। उन्हीं के आधार पर यह आपका ऊर्जा परिवर्तन के ही आधार पर यह डिवाइड किया गया, दो भाग में इसको बांटा गया। तो पहला आपका ऊष्माक्षेपी के बारे में बताया गया, ऊष्माक्षेपी क्या होता है। दूसरा जो आपका ऊष्माशोषी अपक्रिया होता है, यानी जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराते हैं और उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, तो ऐसे जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको हम बोलेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जब हम अत्यधिक ताप पर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हमको काफ़ी जो ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषित होता है। 180 किलो जूल ऊर्जा अवशोषित करता है, तब जाके आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार जैसे एक आपका दूसरा एग्जाम्पल है कि जब कार्बन और ये गंधक है, जब परस्पर संयोग करते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। ये भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है। इसमें भी कार्बन डाइसल्फाइड बनाने में हमको अधिक ऊर्जा अवशोषित करता है, अधिक ऊर्जा को क्या करता है, वो अवशोषित करता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ऊष्माशोषी जो अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसमें जो अभिकारक जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसमें जो अभिकारक की जो ऊर्जा जो होता है उत्पादों के सापेक्ष क्या होता है, कम होता है। और जो आपके ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होता है उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हम कराते हैं उसमें जो अभिकारक की ऊर्जा जो होता है उत्पादों के सापेक्ष क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इन दोनों अभिक्रियाओं को आप डिफिनीशन और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आप समझ सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें ऊर्जा क्या है, मुक्त होता हो तो उसको हम ऊष्माक्षेपी कहेंगे। जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है उसको हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। और इसके ये आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब इसके बाद से आपका आता है
ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ठीक है ना। अब हम ऑक्सीकरण और तथा अपचयन के बारे में समझते हैं कि ऑक्सीकरण और तथा अपचयन क्या होता है। जैसे हम कोई भी जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं लिखते हैं, ठीक है, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ अगर होते हैं तो उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स क्रिया बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ अगर किसी अभिक्रिया में दिखाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स क्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें नीचे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखिए ये आपका रिडॉक्स क्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ भी लिखा गया है, ये जो आपका अभिक्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्या होता है। तो जो भी हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी परमाणु होते हैं, ठीक है ना, उन परमाणु से किसी दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो उन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। एक बार और समझिए, यानी जिन अभिक्रियाओं में एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ट्रांसफर होता है उन्हें ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये समझना है ऑक्सीकरण क्या होता है। तो ऑक्सीकरण होता है जैसे परमाणु द्वारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जैसे सोडियम है, ठीक है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर एक धन आवेश आ जाता है, ठीक है ना। तो यह जो आपका होता है ऑक्सीकरण होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होता है, ठीक है ना। अब जैसे अपचयन क्या होता है आपका, अपचयन जो होता है आपका और वह जो कह सकते हैं अपचयन जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन जैसे होता है 2, 8 और 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इसके आयतन कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन को त्याग तो कर नहीं सकता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इस पर एक ऋण आवेश आ जाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है वो आपका क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ऑक्सीकरण और अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन जब की क्रिया एक साथ अगर कहना होगा तो इसको आप कहेंगे कि जब एक परमाणु दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं तो उन्हें ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया कहते हैं। अलग अलग जब इसको आप डिफाइन करेंगे तो अलग अलग डिफाइन करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए ऑक्सीकरण के लिए यहाँ पे यह एग्जाम्पल है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्यागने की प्रवृत्ति होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगा, जो परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के त्याग करता है, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करता है, ठीक है ना, तो इसे कहेंगे अपचयन, यानी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के ग्रहण को अपचयन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे एक अपक्रिया, एक रासायनिक अपक्रिया लिखा गया है। सोडियम और क्लोरीन जब आपस में संयोग करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब यहाँ पे ये सोडियम जो होता है ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, और ये जो क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। तो इसको एक अर्ध, ठीक है ना,
अपक्रिया के माध्यम से आपको समझाया गया है कि हम जो भी रासायनिक जो अपक्रिया लिखते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो वह जो अपक्रिया होता है रेडॉक्स अपक्रिया होता है। ठीक है। अब ये जो रेडॉक्स जो अपक्रिया होता है उन रेडॉक्स अपक्रियाओं में दिखाया जाए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम समझा सकते हैं कि जैसे ये आपका एक रेडॉक्स अपक्रिया लिखा गया है। अब इसको हम इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रिया को एक और अपक्रिया के माध्यम से हम समझा सकते हैं। और अपक्रिया क्या होता है कि ऐसी जो अपक्रिया होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को आयन के या आयन इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं क्या बोलेंगे आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो रेडॉक्स जो अपक्रिया लिखा गया इन रेडॉक्स अपक्रिया में यह जो दो लिखे गए यह जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को आयन इलेक्ट्रॉन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे देखिए तो इन्हीं को बोलते हैं हम आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब इसी से हम क्लियर कर लेते हैं कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम आयन है। तो सबसे पहले तो ये जो अपक्रिया आपका दिया गया इसको आप बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के बाद से आप एक तरफ सोडियम यहाँ पे इसके यौगिक बना हुआ है सोडियम क्लोराइड का। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके परमाणु हैं उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन के त्याग यहाँ परमाणु द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है उसको यहाँ पे दिखाया गया है कि सोडियम है सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है 2 8 और 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको त्याग करेगा तो इस पर एक आवेश आ जाएगा। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 सोडियम है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे 2 सोडियम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो देखिए ये जो लिखा गया है दूसरा अपचयन हो रहा है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है। ठीक है ना। जैसे ये आपका Cl2 है Cl2। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन सोडियम क्लोरीन है तो क्लोरीन के बाह्यतम को इसमें 7 होता है तो इसको कंप्लीट जैसे होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा ग्रहण करेगा एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो इसलिए इसको भी बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 Cl2 हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी दिखाएंगे। ठीक। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है ग्रहण कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। तो जिसमें त्यागेगा वो ऑक्सीकरण होगा जिसमें ग्रहण करेगा वो अपचयन होगा। अब इसी जो ये लिखा गया आयन इलेक्ट्रॉन जो रिप्रेजेंट किया गया है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके इसको एक रिडॉक्स अपक्रिया के रूप में दिखाया गया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया के बारे में जो भी रासायनिक अभिक्रिया दिया जाता है उसको आप समझा सकते हैं और बता सकते हैं किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है ना। आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया के बारे में अभी आपको बताया गया कि आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि जो भी अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है। यही आपका क्या होता है आयन इलेक्ट्रॉन अर्ध अपक्रिया होता है। कोई भी जैसे रासायनिक आपका अपक्रिया दिया गया हो तो उसको हम कैसे उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया के बारे में उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो उसमें आप उसको अर्ध अपक्रिया के रूप में उसको रिप्रेजेंट करिए और जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है ना।
ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में, उसके कुछ रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको अगले पार्ट में इसको अच्छे से आपको अभिक्रियाओं के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है, कैसे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और कैसे इसका अपचयन हो रहा है। तो अभी तक आप रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं वह सभी अभिक्रियाओं के बारे में आपको बताया गया। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस रासायनिक अभिक्रियाओं को आप सभी करने का प्रयास करें। उसमें आपको कुछ रासायनिक जो अभिक्रियाएं दी जाएगी वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, संतुलित करने के लिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया आपको दी जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप उसको अभ्यास कर सकते हैं। और कल इसका अगला पार्ट जो सेंड किया जाएगा तो उसमें आपको ऑक्सीकरण तथा अपचयन और रिडॉक्स अभिक्रियाओं के कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो जो आपको यह रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आपको बताया गया होगा, तो आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कोई अभिक्रिया के बारे में समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको अपनी प्रॉब्लम को शेयर करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। थैंक यू।